सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर उमेश, एसोसिएट प्रोफेसर इन गोल्डफील्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन, विलेज छैसा, बल्लभगढ़, फरीदाबाद। आज का हमारा टॉपिक है बीएड फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर, यूनिट 1, लर्निंग एंड टीचिंग से। टॉपिक का है टीचिंग, शिक्षण या अध्यापन कार्य। टीचिंग क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसके कितने फेजेज होते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो शिक्षण, टीचिंग का हिंदी मीनिंग है शिक्षण या अध्यापन। तो सबसे पहले हम उसके अर्थ पर जाते हैं। शिक्षण अंग्रेजी के टीचिंग शब्द का ही रूपांतरण है। यदि हम देखें टीचिंग का मीनिंग तो इसका मतलब है शिक्षण या अध्यापन, जिसका अर्थ है सीखना। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अपूर्ण है, आणविक और अपूर्ण है। तो शिक्षण के अर्थ के संदर्भ में हम दो बातें करेंगे। पहला है शिक्षण का संकुचित अर्थ या नैरो मीनिंग ऑफ टीचिंग। शिक्षण के संकुचित अर्थ का आशय है कि ऐसा शिक्षण जो निश्चित समय, निश्चित स्थान आदि में प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे विद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है वह संकुचित अर्थ में है, जहां पर अध्यापक पाठ्यक्रम को बच्चों तक प्रेषित करता है या बच्चों को देता है या बच्चों को पढ़ाता है। अब चलते हैं हम शिक्षण का व्यापक अर्थ में या कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग ऑफ टीचिंग। शिक्षण के अर्थ की बात की जाए तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। टीचिंग इज ए सोशल प्रोसेस। इस पर प्रत्येक की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियों एवं मूल्यों आदि का प्रभाव पड़ता है। जिस देश में जैसी शासन प्रणाली या सामाजिक एवं दार्शनिक परिस्थितियां होंगी, वहां उसी प्रकार की शिक्षण प्रणाली होगी। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक जिन चीजों को सीखता है वह शिक्षण के व्यापक अर्थ के अंतर्गत आते हैं। तो शिक्षण का व्यापक अर्थ का तात्पर्य है कि औपचारिक और अनौपचारिक ढंग से बालक जीवन भर जो कुछ सीखता है वह शिक्षण के अंतर्गत है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक अपने ज्ञान को संप्रेषीय कुशलता के आधार पर अपने विद्यार्थियों को उस ज्ञान से आत्मसात कराता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक के अंदर उपस्थित अंतर्निहित शक्तियों को विकसित किया जाता है। कुछ परिभाषाएं हैं। B.O. स्मिथ के अनुसार शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली एक पद्धति है। रायबर्न के अनुसार शिक्षण एक प्रकार के ऐसे संबंध हैं जो बालक को उसकी अंतर्निहित क्षमताओं को विकसित करने में उसकी सहायता करते हैं। A.L. गेज के अनुसार है शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना है। वर्टन के अनुसार शिक्षण अधिगम का उद्दीपन, निर्देशन और प्रोत्साहन है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी डेफिनेशन है शिक्षण की कि टीचिंग क्या है। तो इतना भी ये काफी है। इसमें जो गेज का है, एनएल गेज का, वो डेमोक्रेटिक व्यू पॉइंट से है। द डेफिनेशन ऑफ टीचिंग इज लाइक दिस इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। तो इस तरह से ये अलग अलग डेफिनेशन है। क्लार्क की डेफिनेशन एक थोड़ा सा वैसे है। तो क्लार्क का कहना है कि अकॉर्डिंग टू हिम टीचिंग रिफर्स टू एक्टिविटीज दैट आर डिजाइन्ड and perform to produce change in students' behavior.
ये इसलिए कह रहा हूं कि द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज टू चेंज द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर। इसीलिए क्लार्क की डेफिनेशन थोड़ा आज के सिस्टम में ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस रखती है। अब चलते हैं शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, पर्पज ऑफ टीचिंग। अध्यापन या टीचिंग के उद्देश्य क्या है? बालक को एक अच्छा नागरिक बनाना, बालक को क्रियाशील और संवेदनशील, बालक की क्रियाशीलता और संवेदनशीलता को बढ़ाना है। दोनों चीजें हैं। बालक में क्रियात्मक पहलू का विकास करना, क्रिएटिविटी अराइज करना बहुत आवश्यक है। छात्रों की शिक्षण कार्य में रुचि पैदा करना, और सबसे बड़ा उद्देश्य है छात्रों में आत्मविश्वास को बढ़ाना। अब देखते हैं शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या हैं। शिक्षण हमेशा सजेस्टिव होना चाहिए, सुझावात्मक होना चाहिए। शिक्षण प्रेरणादायक होना चाहिए, मोटिवेशनल होना चाहिए। शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए, वेल प्लान्ड होना चाहिए। शिक्षण दया एवं सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। शिक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होता है। अच्छे शिक्षण में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। शिक्षण प्रजातांत्रिक होना चाहिए। शिक्षण प्रगतिशील होना चाहिए, और शिक्षण हमेशा निर्देशात्मक होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षण निदानात्मक व उपचारात्मक होना चाहिए। डायग्नोस करना और उसके बाद उसमें से जो कमियां हैं उनको दूर करना। अब कुछ चलते हैं कि शिक्षण की समस्याएं क्या हैं। प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण की समस्याएं। शिक्षण कार्य के दौरान एक अध्यापक के सामने समस्याएं आती हैं। वो समस्याएं हैं व्यक्ति व सामूहिक शिक्षण विधि की समस्या, इंडिविजुअल और ग्रुप टीचिंग की समस्या। क्यों? क्योंकि क्लास में एक सिंगल बच्चा है नहीं, पूरी क्लास है। बट देयर आर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यदि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो इसका अर्थ है कि हमने ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स को या प्रत्येक बालक को एक इंपॉर्टेंस देना है, साइकोलॉजी उसके लिए उसको ट्रीट करना है। दूसरा है शिक्षण और जीवन के संबंध की समस्याएं। शिक्षा तो है, शिक्षण किया, उसके बाद जीवन से संबंधित जो समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं, शिक्षा द्वारा उनका निराकरण कैसे होगा। सहसंबंध समस्या, आपस में कोरिलेशन, नॉट ओनली द सब्जेक्ट, उसके अलावा भी जो जीवन के साथ जो तालमेल खाने के लिए जो शिक्षा है, क्या उसके साथ कोरिलेशन है। शिक्षण के माध्यम की समस्या, मैकाले मिनट्स 1835 ने तो अंग्रेजी माध्यम कर दिया था, उसके बाद जो भी जो है नेटिव लैंग्वेज थी उसको कर दिया। उसके बाद भारत में 3 लैंग्वेज सिस्टम शुरू किया। अब टीचर कौन सा वो जो है मीडियम लें कि जिसके द्वारा वो पढ़ाएं। तो इसलिए शिक्षण के माध्यम की समस्या, इट मे बी हिंदी, इंग्लिश, तमिल, पंजाबी, व्हाट एवर द लैंग्वेज। कक्षा में अनुशासन की समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है। यदि टीचर अपनी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं है और साइकोलॉजी बच्चों को ट्रीट नहीं कर पाता है तो कक्षा में इनडिसिप्लिन पैदा हो जाता है। तो इस अनुशासन को बनाए रखने के लिए एक उसके टीचर के लिए चुनौती है ये। और व्यक्तिगत भिन्नता की समस्या, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की समस्या। तो इस तरह से जो हम देखते हैं कि ये अलग अलग जो है हमारे जो अलग अलग हैं समस्याएं, इन समस्याओं का निराकरण कैसे हो। अब चलते हैं शिक्षण के प्रकार। शिक्षण जो है कितने प्रकार का हो सकता है। पहला है हमारा एक तंत्रात्मक शिक्षण। एक तंत्रात्मक शिक्षण में शिक्षक का स्थान शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत प्रधान माना जाता है और छात्र का स्थान गौण होता है। दैट मीन द फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू द टीचर एंड देन द स्टूडेंट्स। तो इस तरह से यह है एक तंत्रात्मक शिक्षण। दूसरा होता है हमारा लोकतंत्रात्मक या जनतंत्र शिक्षण।
यह शिक्षण प्रणाली मानवीय संबंधों पर आधारित होती है। इस शिक्षण में शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। बहुत अच्छी विधि है ये लोकतंत्रात्मक, जिसमें बच्चे जो है टीचर को सुनते हैं और टीचर बच्चों को सुनता है। उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है, जो उनकी जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करता है। तीसरी तरह का जो शिक्षण है वह है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। इस प्रकार का शिक्षण करते समय छात्र के साथ मित्रवत व्यवहार करता है। टीचर जो है स्टूडेंट्स को या स्टूडेंट टीचर बोथ आर फ्रेंडली टू ईच अदर। अब चलते हैं हम जो है शिक्षण के चरण, फेजेज ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग के कौन कौन से फेज हैं और किस तरह से टीचिंग होती है। तो इसके बारे में फेजेज ऑफ टीचिंग में चलते हैं कि यह क्या है। यह हमें पता है, टीचिंग इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क। टू परफॉर्म दिस टास्क अ सिस्टमैटिक प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। यदि सिस्टमैटिक प्लानिंग नहीं है तो टीचिंग अच्छी तरह से नहीं हो सकती है। तो इसलिए टीचिंग को हम 3 फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। द टीचिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। वो 3 फेज हैं आपके। पहला है आपका प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, पूर्व क्रिया अवस्था। दूसरा है इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, अंतः प्रक्रिया अवस्था। तीसरी है पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, उत्तर क्रिया अवस्था। अब हम चलते हैं जो है फर्स्ट जो है इसमें प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। इस अवस्था में अध्यापक शिक्षण नियोजन, टीचिंग प्लानिंग करता है। अध्यापक पढ़ाने से पहले शिक्षण नीतियां, उनके उद्देश्यों का निर्धारण करता है, अनुदेशन का चयन करता है कि कौन कौन से टीचिंग मेथड्स और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का यूज करेगा पढ़ाने के लिए। इस अवस्था में वह सभी क्रियाएं आती हैं जो शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है। इसमें अध्यापक अपने शिक्षण को सफल बनाने के लिए चिंतन करता है। दैट मीन ऑल द एक्टिविटीज विच आर डन बिफोर गोइंग टू द क्लासरूम टीचिंग, दोज बिलोंग्स टू प्री एक्टिव फेज। तो इसके लिए जो है क्या क्या है, तो यदि हम देखें तो आइडेंटिफिकेशन द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड इन टर्म ऑफ प्यूपिल्स लर्निंग। बच्चे क्या सीखेंगे, उसके लिए उद्देश्यों का निर्धारण करना। स्ट्रेटजीज एंड मेथोडोलॉजीज टू बी एडॉप्टेड, पढ़ाने के लिए कौन कौन सी रणनीति और कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करेगा। और साथ में यूज ऑफ टीचिंग एड्स, क्योंकि जब तक टीचिंग एड्स का यूज नहीं होगा क्लासरूम में टीचिंग अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग नहीं होगी। उसके बाद फिर आता है हमारी बारी जो है इसमें कि इस प्लानिंग में ही कि कौन कौन से एस्पेक्ट पर जो है उसने बात करनी है, टीचर ने पढ़ाना है। उसमें सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट टू बी टॉट, कक्षा में जाकर उसने कौन सा जो है कंटेंट पढ़ाना है, कौन सा मैटर पढ़ाना है या क्या उसका आज का विषय रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट, उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना, ये नहीं कि रैंडमली जो जहां से आया मनमर्जी, ऐसा नहीं, उसको एक तरीके से ऑर्गेनाइज करना। जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड टीचिंग मैगजीन्स विच आर टू बी यूज्ड। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स। उसके बाद डिसीजन रिगार्डिंग द प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ इवेल्युएशन टूल्स, कौन कौन से इवेल्युएशन टूल्स का यूज होगा। तो इसलिए ये आपका प्री एक्टिव फेज है। प्री एक्टिव फेज में फर्स्ट जो है गोल, उद्देश्यों का निर्धारण करना है। उसके बाद कंटेंट मैटेरियल कुछ का चयन करना है, जो पढ़ाना है उसको तैयार करना है। तीसरा उसको ऑर्गेनाइज करना है। अगला उसको प्रेजेंटेशन के लिए किस तरह से जो है प्रेजेंट किया जाएगा, उसका सीक्वेंस क्या होगा, ये तैयार करना। और उसके बाद कौन कौन सी इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजीज का यूज होगा, उसको प्रिपेयर करना। और कब और कैसे उन स्ट्रेटजीज या टीचिंग एड्स का प्रयोग करना है, ये भी उससे सारा सब करना है। दूसरा आता हमारा
अंतः प्रक्रिया अवस्था या इंटरेक्टिव फेज. This is the second phase. It refers to the execution of the plan made during pre-active phase. In this execution phase, students are provided with learning experience through some suitable modes. इस अवस्था में शिक्षक और छात्र की अंतःक्रिया होती है. That means टीचर और टॉट, दैट मीन स्टूडेंट्स दोनों क्लासरूम के अंदर हैं. टीचर ने क्लास में वहां पढ़ाना है, बच्चों ने सुनना है, या दोनों में आपस में इंटरेक्शन जो चलेगा, इसलिए इसका नाम है इंटरेक्शन फेज या अंतः प्रक्रिया अवस्था. अर्थात शिक्षक ने शिक्षण के लिए जो भी नीतियां बनाई हैं उन नीतियों से छात्रों को अवगत कराना. दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि किस तरह से उसको पढ़ाना है. जो क्लास में उसने जो है इंटरेक्शन फेज में क्लास में टीचर ने पढ़ाना है. अध्यापक पाठ के विभिन्न तत्वों का वर्णन करता है, प्रश्न पूछता है और उत्तर सुनता है. और बीएड के जो स्टूडेंट्स उन्हें पता है कि जहां से पीके टेस्टिंग से प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग पूर्व ज्ञान परीक्षा के क्वेश्चन जहां आते हैं वहां से टीचर का इंटरेक्शन फेज शुरू हो जाता है कक्षा में. उसके बाद प्रेजेंटेशन है. प्रेजेंटेशन में चाहे प्रश्न पूछना हो, एक्सप्लेनेशन हो, ब्लैक बोर्ड वर्क हो या फिर टीचिंग एड्स का उपयोग हो, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं. इसके बाद तीसरा जो फेज है वह है हमारा उत्तर क्रिया अवस्था, पोस्ट एक्टिव फेज. चलो एक बार पुनः मैं फिर जा रहा हूं इंटरेक्टिव फेज में. इसमें कुछ चीजें हैं जैसे क्लास को बच्चों को कहां बैठाना, किस तरह से बैठाना, उनको ऑर्गेनाइज करना, क्लास का साइज क्या होगा, स्टूडेंट हेल्प करने का मूड क्या होगा, और जो स्टूडेंट प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनके लिए जो है क्या करना है, और बच्चों को अधिक से अधिकतर हम अपना प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं ये हमने देखना है. और साथ में नोइंग द लर्नर, बच्चों को जानना बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक है. क्योंकि और दूसरा स्टार्टिंग टीचिंग कहां से स्टार्ट करनी है. ऑलवेज इसके लिए हम फॉलो करते हैं फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, ठीक है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. तो इस तरह से ये सारी चीजें हमने उसमें लेनी है. और ये भी है कि बच्चों को जो है सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलाई, उद्दीपन बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है. इसी में हमारा फीडबैक और रेनफोर्समेंट है, डिप्लॉयमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज है कि हम कौन कौन की स्ट्रेटजीज लेंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीजें. अब इसको करने के लिए परसेप्शन है, डायग्नोसिस है, रिएक्शन प्रोसेस है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी. तीसरा उत्तर क्रिया अवस्था या पोस्ट एक्टिव फेज, ठीक है. इट इज द थर्ड फेज विच इन्वॉल्व्स टीचर्स एक्टिविटी, दैट इज एनालाइजिंग एंड इवेल्युएशन रिजल्ट्स. इट डिसाइड्स स्टूडेंट्स लर्निंग. It informs regarding their problems in understanding specific areas. It also suggests us the necessary changes which are to be brought in the system in the forthcoming instructional period. Hence, this post-active phase is concerned with evaluation activities and summing up teaching tasks. तो इसके लिए जो है उत्तर क्रिया अवस्था का मतलब है यह तीसरी अवस्था है पढ़ाने की. इस अवस्था में शिक्षक पढ़ाने के बाद छात्रों का मूल्यांकन करता है कि बच्चों ने किस हद तक ज्ञान को आत्मसात किया है. मूल्यांकन हेतु शिक्षक विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन प्रवृत्तियों का प्रयोग करता है. मूल्यांकन का कार्य उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है. इस अवस्था में अध्यापक मूल्यांकन करके बच्चों में जो कमियां होती हैं उनको दूर करने की नीतियां बनाता है. और हमें पता है जो शिक्षण है, शिक्षण के 3 चर होते हैं, टीचिंग के 3 वेरिएबल हैं, टीचर, टॉट एंड करिकुलम. शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम. शिक्षक ने पाठ्यक्रमों, दैट मीन इट इज द ट्राइपोलर,
टीचिंग इज द ट्राइकोलर। टीचर ने कंटेंट मटेरियल या करिकुलम को क्या करना है, बच्चों को देना है। तो तीन चीजें होगी, एक जो पढ़ा रहा है शिक्षक, दूसरा जो पढ़ रहा है वह छात्र या स्टूडेंट, और क्या पढ़ाना है, दैट इज द करिकुलम। तो टीचिंग का शिक्षा में क्या योगदान है, हम ये देखते हैं। शिक्षण का शिक्षा में योगदान, शिक्षण नवीन अधिगम पर बल देता है। शिक्षण से शिक्षा के अनेक प्रारूप विकसित हुए हैं। शिक्षण के द्वारा शैक्षिक लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षण की दशा में सुधार करके अनेक शैक्षिक आविष्कार किए जा सकते हैं। ये इसका शिक्षण का योगदान था। और इसी में महत्व की बात करें तो शिक्षक बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण व्यावसायिक प्रक्रिया है जिससे व्यवसाय करने में काफी सहायता मिलती है। शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है जिससे तर्क करने का गुण भी विकसित होता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि शिक्षण क्या है और शिक्षण के जो है अलग अलग जो है पार्ट कौन कौन से हैं, दैट मीन कौन कौन से फेजेज हैं। तो इसीलिए अब हम ये कर सकते हैं कि एक ब्रीफ में अगर चलें तो टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है और इसके लिए इंटरेक्शन के लिए कंट्रोल एनवायरनमेंट की आवश्यकता है, जहां पर तीन चीजें होती हैं, टीचर, टॉट एंड करिकुलम। टीचिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है और टीचिंग की जो है तीन फेज हैं। उन तीन फेजों में जो सेकंड फेज है इंटरेक्टिव फेज, इसमें एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है, उसने क्या क्या यूज करना है, दैट मीन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कौन से यूज करने हैं, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करनी है, क्या स्ट्रेटजीज लगानी है, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।